they said, "Mom, you better close the doors." And I said, "What happened?" And he said, "There was a murder in Keddie." And I said, "Keddie?" छोटे शहर अक्सर हमें सेफ लगते हैं, जहां रात को दरवाज़ा खुला रह जाए, जहां पड़ोसी एक दूसरे को नाम से जानते हो। लेकिन जब इसी जगह पर कोई अचानक गायब हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए जिसका जवाब सालों बाद भी ना मिले, तो वो सिर्फ एक केस नहीं रहता, वो पूरे शहर का राज बन जाता है। आज हम बात करेंगे छोटे शहरों के रियल मिस्ट्री केसेस की। What's going on? 515th Street. What's going on there, ma'am? It is one of the greatest unsolved crimes in history. We have a kidnapping. There's a ransom note here. शुरुआत करते हैं सबसे पहले केस से। 26 दिसंबर 1996 क्रिसमस के अगले दिन की सुबह बोल्डर कोलोराडो का एक शांत अमीर नेबरहुड रामजी हाउस के अंदर सब नॉर्मल लग रहा था। तभी सुबह 5:52 पर पैट्सी रामजी बैक स्टेयरकेस से नीचे आती हैं और उनकी नज़र एक चीज़ पर पड़ती है, एक हैंड रिटन रैंसम नोट, 3 पेजेस का नोट, और लिखा था कि उनकी 6 साल की बेटी जॉन बेनेट रैमजी अब घर पर नहीं है। पैट्सी तुरंत पुलिस को फ़ोन करती हैं और उस वक्त घर के अंदर सिर्फ 3 लोग थे, जॉन रैमजी पिता, पैट्सी रैमजी माता और उनका बेटा बर्क। पुलिस को लगा कि ये एक किडनैपिंग का केस है, इसलिए घर को उस तरह से सील नहीं किया जाता जैसे क्राइम सीन में किया जाता है। पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स घर के अंदर बाहर करने लगते हैं, लोग इधर उधर घूमने लगते हैं। पर फिर सिर्फ 8 घंटे के अंदर पूरी कहानी उलट जाती है। जॉन रैमजी खुद बेसमेंट की तरफ जाते हैं और वहाँ घर के यूटिलिटी रूम में उन्हें अपनी बेटी जॉन बेनेट का शव मिलता है। वो कभी घर से बाहर गई ही नहीं थी। पुलिस जब वापस सीन को देखती है तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे। क्राइम सीन पहले ही डिस्टर्ब हो चुका था। अथॉरिटीज़ बाद में ये भी एक्सेप्ट करती हैं कि पहली बार सर्च के दौरान बेसमेंट को थॉरली चेक ही नहीं किया गया था, क्योंकि किसी को लगा ही नहीं कि बच्ची घर के अंदर होगी। जॉन बेनेट कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी। सिर्फ 6 साल की उम्र में वो एक चाइल्ड ब्यूटी क्वीन सुपरस्टार थी। नेशनल लेवल के पेजेंट्स जीत चुकी थी। उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोस हर जगह सर्कुलेट हो चुके थे। उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ये केस सिर्फ बोल्डर तक सीमित नहीं रहा, पूरा अमेरिका इस पर बात करने लगा। ऑटोप्सी के बाद अथॉरिटीज़ ने क्लियर किया कि ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। इस डिसीजन के बाद मीडिया प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ गया। सारे सवाल एक ही घर के अंदर घूमने लगे। अगर रैंसम था तो बॉडी घर के अंदर ही क्यों मिली? नोट इतना लंबा और ड्रामेटिक क्यों था? पुलिस ने पहली सर्च में बेसमेंट क्यों स्किप किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई घर के अंदर का ही इंसान इन्वॉल्व्ड है? जॉन और पैट्सी रैमजी ने हर एक्यूजेशन को डिनाई किया। सन 2000 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की, द डेथ ऑफ इनोसेंस, जो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनी। उन्होंने बारबरा वॉल्टर्स के साथ एक सिट डाउन इंटरव्यू दिया और बार बार कहा, हमारे परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं। पर सालों बाद भी मल्टीपल डीएनए टेस्ट्स होने के बावजूद कोई एक फाइनल आंसर सामने ही नहीं आया। आज भी ये केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है और बोल्डर पुलिस डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड में एक ओपन इन्वेस्टिगेशन के तौर पर लिस्टेड है। अगले केस में देखिए, जब 5 बच्चे एक ही रात में गायब हो गए और पीछे छोड़ गए एक रहस्य जो आज तक नहीं सुलझा। 24 दिसंबर 1945 क्रिसमस ईव की रात, वेस्ट वर्जीनिया का एक छोटा सा टाउन फायरटविल। जॉर्ज और जेनी सॉर्डर अपने घर में सोने जाते हैं। उस रात उनके 10 में से 9 बच्चे घर पर मौजूद हैं। पर इसी रात एक ऐसी घटना होती है जो अमेरिका के सबसे बड़े फैमिली मिस्ट्रीज में से एक बन गई। रात में जेनी की नींद अचानक से खुलती है। उन्हें लगा कि जैसे कोई चीज़ ज़ोर से छत पर गिरी हो। वो उठकर चेक करती है, सब शांत है, बच्चे सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद फ़ोन बजता है। लाइन के दूसरी साइड एक अजीब सी आवाज़ आती है, किसी ऐसे इंसान की जिसे वो पहचानती नहीं। लगता है जैसे कोई मजाक कर रहा हो। कॉल कट हो जाता है। जेनी फिर से सोने चली जाती हैं। कुछ ही घंटे बाद सब कुछ बदल गया। उनके घर पे अचानक से आग लग जाती है। जॉर्ज, जेनी और उनके 4 बच्चे जल्दी से घर से बाहर निकल गए, पर ऊपर के कमरे में 5 बच्चे रह जाते हैं। उनकी उम्र थी 5 से 14 साल के बीच। जॉर्ज पूरी कोशिश करता है ऊपर पहुंचने की, पर एक चीज़ उसे रोक देती है।
सीढ़ी अपनी जगह पर नहीं थी। जॉर्ज लाचार होकर देखता रह जाता है। सुबह तक सॉडर हाउस पूरी तरह जलकर खत्म हो चुका था, लेकिन धुआं छटने के बाद सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, उन 5 बच्चों का क्या हुआ? अथॉरिटीज़ का कहना था वो आग में ही रह गए होंगे, पर सॉडर फैमिली को ये बात कभी समझ ही नहीं आती, क्योंकि जब घर की तलाशी ली गई तो कोई शव या हड्डियां तक नहीं मिली। और यहीं से ये कहानी एक नॉर्मल एक्सीडेंट से एक डार्क मिस्ट्री में बदल जाती है। टाइम के साथ और भी अजीब बातें सामने आती हैं। रात को छत पर गिरने जैसी आवाज़, अजीब प्रैंक फ़ोन कॉल, लैडर का अपनी जगह से गायब होना और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं। सॉडर फैमिली एक नतीजे पर पहुंचती है। उनके बच्चे आग में नहीं गए, बल्कि किसी ने उन्हें उठा लिया। फैमिली के हिसाब से इस किडनैपिंग के पीछे कई वजह हो सकती हैं। पैसा निकलवाने की कोशिश, जॉर्ज पर प्रेशर बनाना, या फिर एक पर्सनल बदला। जॉर्ज सॉडर खुलकर मुसोलिनी और इटली के फाशिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था। ये बात लोकल इटालियन कम्युनिटी के कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? 1950 से लेकर 1980 के एंड तक जेनी सॉडर अपनी ज़िंदगी का एक ही मिशन बना लेती है, अपने बच्चों को ढूंढना। स्टेट रूट 16 पर एक जायंट बिलबोर्ड लगाया गया। उस पर थी उन 5 बच्चों की तस्वीरें और लिखा था, इन्फॉर्मेशन के लिए रिवॉर्ड। जेनी की मौत तक ये बिलबोर्ड वहीं लगा रहा। आज भी सॉडर चिल्ड्रन का केस ऑफिशियली कभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। 5 बच्चे, एक रात और कोई सबूत नहीं। लेकिन सोचिए, अगर किलर घर के अंदर ही हो और किसी को पता भी ना चले। अगला केस अमेरिका के सबसे चिलिंग क्राइम्स में से एक है, जहां कुछ लोग मारे गए और एक लड़की रात के अंधेरे में गायब हो गई। केडी कैबिन मर्डर्स। They said, Mom, you better close the doors. And I said, what happened? And he said, there was a murder in Keddie. And I said, Keddie? 12 अप्रैल 1981, कैलिफोर्निया का एक छोटा सा रिजॉर्ट टाउन केडी, जगह का नाम केडी रिजॉर्ट लॉज और कैबिन नंबर 28। रात का वक्त है। शार्प फैमिली और उनके कुछ फ्रेंड्स कैबिन 28 के अंदर सोने जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि सुबह होते होते ये जगह अमेरिका के सबसे डिस्टर्बिंग मिस्ट्री केसेस में शामिल हो जाएगी। सुबह जब शीला शार्प उठती है तो उसकी दुनिया वहीं ख़त्म हो जाती है। कैबिन के अंदर उसकी माँ सू शार्प, उसका भाई जॉनी और फैमिली फ्रेंड डाना विनगेट फ्लोर पर पड़े मिलते हैं। सीन इतना शॉकिंग था कि पुलिस ऑफिसर्स भी बाद में कहने लगे कि ऐसा दृश्य हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन कुछ बहुत बड़े सवाल सामने आते हैं। आखिर शीला कैसे जिंदा बची? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस रात अपनी फ्रेंड के कैबिन में सो रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात अभी बाकी है। जब पुलिस पूरे कैबिन को चेक करती है तो एक दूसरे बेडरूम में शीला के 2 छोटे भाई ग्रेग और रिक और उनका फ्रेंड जस्टिन स्मार्ट बिल्कुल सेफ सोए हुए मिलते हैं। सेम कैबिन, कुछ फीट की दूरी, पर उन पर खरोच तक नहीं। और एक और नाम जो कभी नहीं मिला, 12 साल की टीना शार्प। वो कैबिन में थी पर अब वहाँ नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, सर्च पार्टीज बनती है, लेकिन टीना का कोई ट्रेस नहीं मिलता। 3 साल बीत जाते हैं। फिर अचानक एक अनोनिमस टिप आता है और उस टिप के बाद केडी से 50 मील दूर एक अलग काउंटी में टीना के रिमेन्स मिलते हैं। ये डिस्कवरी केस को और ज़्यादा डार्क बना देती है। पुलिस सिर्फ 2 सस्पेक्ट्स पर फोकस करती है। मार्टी स्मार्ट, एक वायलेंट और कंट्रोलिंग हस्बैंड जो अपनी पत्नी को शीला से बात करते देख गुस्सा जाता था। वो हादसे के कुछ ही टाइम बाद केडी छोड़कर रेनो नवाडा चला जाता है। और दूसरा सस्पेक्ट बो बुबडे, मार्टी का रूममेट और एक हिस्ट्री शीटर। पुलिस को लगा कि ये क्राइम एक से ज़्यादा लोगों के बिना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए बुबडे को अकम्प्लिस के तौर पर क्वेश्चन किया जाता है। और फिर अचानक इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है। कुछ एविडेंस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता। कुछ लोगों से कभी प्रॉपरली बात ही नहीं होती। सालों बाद भी केस फाइल्स देखने वाले इन्वेस्टिगेटर्स खुद कहते हैं इस केस में बहुत कुछ मिस किया गया। आज तक कोई कन्विक्शन नहीं, कोई फाइनल आंसर नहीं, सिर्फ एक कैबिन जहां कुछ लोगों की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। केडी कैबिन मर्डर्स आज भी अमेरिका के सबसे अनसेटलिंग अनसॉल्व केसेस में गिने जाते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, पार्ट 2 जहां और भी ऐसे रियल मिस्ट्री केसेस देखे जाएं, या फिर इन्हीं केसेस पर अलग अलग एक्सटेंडेड डीप डाइव्स जहां हर डिटेल को और गहराई से समझा जाए। कमेंट में हमें बताइए पार्ट 2 या फिर डीप डाइव। अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।